पर बड़ी रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए 13 अगस्त से शिमला में बैठे एसोसिएशन के सदस्यों को जब सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नजर नहीं आए तो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन में अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है और कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला में अनशन की शुरुआत करते कर्मचारियों ने जिला मुख्यालयों पर अनिश्चित काल के लिए क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है जब तक उनकी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि लोकसभा क्षेत्रों के बाद विधानसभा क्षेत्र और पंचायत स्तर पर अपने आंदोलन को लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आखिरकार यह मुद्दा लाखों कर्मचारियों के भविष्य और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है। ओपीएस की लड़ाई और गहराई। जी हाँ, देख लेते हैं कैसे। अवकार जी, कई दिनों से शिमला में अनशन पर डटे हुए थे एनपीएस कर्मचारी ओपीएस की बहाली के लिए। अब उन्होंने दे दिए आंदोलन को विस्तार। 4 विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच गया। ये पहले तो शिमला में था तो 1 लोकसभा क्षेत्र। जैसे कि घोषणा की थी या चेतावनी दी थी, हम ये कहें एनपीएस कर्मचारियों ने कि अगर ओपीएस जल्द बहाल नहीं हुई तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा के लेवल पर ले जाएंगे। जी 4 लोकसभा क्षेत्र है ओंकार जी, 3 जगह और अनशन शुरू हो गया। आज जी क्या अनशन को लेकर जानकारी आपके पास? बिल्कुल अनिल जी, आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन संकल्प रैलियां निकाली जाती रहीं। फिर ये पुरानी चीज़ होती आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 13 अगस्त को जो है इन्होंने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। खैर उसमें थोड़ा सा ये नरम पड़े, ऐसा हुआ नहीं। पर 13 अगस्त के बाद ही इन्होंने क्रमिक अनशन जो है वो शिमला में शुरू कर दिया पेंशन की बहाली के लिए। तो 13 अगस्त के बाद भी जो है बात नहीं बनी। तो आज क्या है कि पूरे प्रदेश भर में ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जो है ये पेंशन की बहाली के लिए 4 ही विधानसभा क्षेत्रों में, माफ कीजिए लोकसभा क्षेत्रों में जो है वो अपना क्रमिक अनशन जो है उसको शुरू कर देंगे। तो आज आप देखेंगे कि कांगड़ा, धर्मशाला और कुल्लू और मंडी और हमीरपुर, तो इन जगह पे जो है इन्होंने क्रमिक अनशन जो है शुरू कर दिया। जी जी, देखिए मांग वही एक, ओपीएस से कम कुछ मंजूर नहीं। जी जी बिल्कुल, यही बात हमीरपुर में सुनाई दी। जी जी बिल्कुल, जहाँ पे रेन शेल्टर में कर्मचारी बैठे हुए हैं। यही बात मंडी से सुनाई दी जहां पर के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर पहुंचे हुए थे, और धर्मशाला में भी जहां पे चंबा के अध्यक्ष थे और कांगड़ा के अध्यक्ष भी थे, राजेंद्र जो साहब है ये मनहास साहब, राजेंद्र मनहास साहब काफ़ी एक्टिव हैं ये। ओकार जी, अगर एक तो हो गई ये बात, क्योंकि यहाँ से आगे भी ये कारवां बढ़ने की अभी चेतावनी दे रखी है, वो भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन एक और भी आज शुरुआत हुई है। एनपीएस कर्मचारियों ने जैसे आह्वान कर रखा था कि जहाँ भी कार्यालय हैं कर्मचारियों के, जहाँ एनपीएस कर्मचारी, चाहे कार्यालय है, चाहे स्कूल है, चाहे कुछ भी है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे वर्कशॉप, जहाँ भी है, वहाँ इन्होंने कहा था कि आज से गेट मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। आज गेट मीटिंग हुई है, बहुत सारी जगह पे ऐसा इनपुट है, क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल, आज गेट मीटिंग का सिलसिला जैसे आपने कहा ये शुरू हो गया है। कर्मचारी जैसे ही लंच टाइम हुआ तो लंच टाइम के बाद जो उन्होंने अपनी गेट के ऊपर मीटिंगें की हैं और उस दौरान बड़ी रणनीति को जो है अंजाम देने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। सबसे बड़ी रणनीति अनिल जी यही है कि इनको पेंशन बहाली का रास्ता जो है वो खुलता नजर आना चाहिए, उसी के लिए डटे हुए हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि इनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर मंडी पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने सीधा सा आह्वान किया है कि जब तक हमारी मांग जो है वो नहीं मानी जाती है तब तक हम 4 ही लोकसभा से हलकों में और उसके बाद जो है वो जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो हाफ टाइम पे जो है वो ये गेट मीटिंग करेंगे। जी जी जी, और ओंकार जी, कर्मचारियों ने तो ये कहा है, एनपीएस कर्मचारियों ने, कि अभी भी बात नहीं बनी, कुछ समय तक ये यहाँ पे करेंगे लोकसभा क्षेत्रों में जहाँ इन्होंने 4 स्थान चुन लिए हैं। एक शिमला में ऑलरेडी था, 3 आज नए हो गए, हमीरपुर, मंडी और आप ये कहिए धर्मशाला में। औकार जी, इसके बाद प्लान ये है कि अगर नहीं बात बनती है तो फिर ये हर विधानसभा क्षेत्र में, जी जी बिल्कुल, जितने 68 विधानसभा क्षेत्र हैं हिमाचल में, हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ही अनशन शुरू किया जाएगा। दबाव बनाने की रणनीति है, सीधी सी बात है, क्योंकि चुनावों के वक्त पे ये सरकार को ये चीज़ भूलने नहीं देना चाहते हैं कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी,
कि आपका एक दायित्व अभी बचा हुआ है। अच्छा, एनपीएससी के प्रदेशाध्यक्ष की आपने बात की, प्रदीप ठाकुर साहब की, मंडी पहुंचे हुए थे आज। जी जी। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उसमें ओंकार जी एक और चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कही, वो उन्होंने उस हाई पावर कमेटी के संदर्भ में कही जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की है। किस लिए? इसलिए कि एनपीएस के स्थान पर कर्मचारियों को ओपीएस, ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन देने की संभावनाएं तलाशी जाएं पॉजिटिवली। लेकिन उस हाई पावर कमेटी की जो कमेटी जो है उसे लेके को बड़े संतुष्ट नहीं दिखे आज प्रदीप ठाकुर साहब। क्या वजह थी, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल अनिल जी, प्रदीप ठाकुर इसलिए संतुष्ट नहीं दिखे हैं कि उनका ये कहना था कि हम 13 अगस्त को यहाँ क्रमिक अनशन पे बैठे शिमला में, तो 13 अगस्त से लेकर आज दिन तक कोई भी बड़ा अधिकारी जो है वो उनसे मिलने नहीं आया, उनसे बातचीत नहीं की और कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला। और सबसे बड़ा उनका आरोप है, सबसे बड़ा उनका गुस्सा ये था कि सरकार ने 13 अगस्त के बाद जो है एक फैसला लिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनी हुई है, उसकी मीटिंग बुलाएंगे जल्दी। कमेटी बनी हुई है। उनका ये कहना था कि कमेटी जो है बहुत जल्दबाजी में बना दी, बड़े आनन फानन में कमेटी का गठन कर दिया गया। पर उस कमेटी का फायदा क्या है कि उस कमेटी ने आज तक हमारी कोई भी मांग को, किसी भी हमारे इस बहुत बड़े मसले को बिल्कुल भी सरकार के पास इस तरह से नहीं रखा, इस ढंग से नहीं रखा कि हमारी बात जो है बन जाती। तो अगर हमारी बात नहीं बन रही है तो ये कमेटी का भी कोई हमारे से कोई लेना देना नहीं है और हम कमेटी को अब जो है इतनी तवज्जो नहीं देंगे। अब हम अपने रास्ते पे चले हुए हैं, उस रास्ते पे ही हम आगे चलते जाएं। जी जी। देखिए, आनंद फानन का शायद उनका इशारा उस समय का था जब एक बार शुरू में जब ये तपोवन में धर्मशाला में जो हुआ था उस टाइम समय कमेटी, फिर आप देखिए बड़े लंबे समय तक ये इस कमेटी के मेंबर ही तय नहीं हुए। उसके बाद एक मीटिंग हुई ओंकार जी, उसमें कुछ मसले रखे गए। प्रदीप ठाकुर साहब का ये भी कहना था कि देखिए हमने आंकड़े, बहुत से आंकड़े ये बताते हुए कि एनपीएस के बजाय ओपीएस क्यों बेहतर है कर्मचारियों के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि एनपीएस में क्या क्या ऐसी खामियां हैं जो कर्मचारियों के हित में बिल्कुल नहीं है या सरकार के हित में भी नहीं है, जैसा कि वो कहते हैं, ये बता दिया गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि बहुत जल्दी अगली मीटिंग होगी एनपीएस की, इस कमेटी की, हाई पावर कमेटी की। लेकिन उस मीटिंग, उसके बाद वो मीटिंग का अता पता नहीं चला। हालांकि तब कहा गया था कि इनका विश्लेषण होगा, जो आंकड़े दिए हैं तथ्य कुछ इधर से आए, कुछ सरकार की तरफ से आए। ओंकार जी, ये तो कर्मचारियों के आंदोलन की हमने बात की, लेकिन एक तरफ ये जो आंदोलन तेज हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार का रुख स्पष्ट है। जी जी। क्या लगता है आपको, क्या होगा आने वाले समय में और क्या रुख है सरकार का? बिल्कुल अनिल जी, ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो स्पष्ट कर चुकी है कि ओपीएस की बहाली जो है फिलहाल केंद्र के ऊपर निर्भर करती है। हाँ, अगर केंद्र से जो है सरकार चाहे तो कुछ भी, केंद्र सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, आपको मालूम होगा कि ये सितंबर महीना आज से शुरू हो गया और इसी महीने भाजपा का जो एक संगठन का एक बहुत बड़ी रूपरेखा खींच ली गई है। तो आपको पता है कि इसी महीने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 बार हिमाचल आएंगे, बहुत बड़ी 3 जनसभाएं वो करेंगे। और इसी महीने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी भी 4 बहुत बड़ी रैलियां जो है हिमाचल में होने वाली हैं। तो हो सकता है हमारी जो सरकार है वो केंद्र के ऊपर इसलिए भी निर्भर है कि हो सकता है कि इन जो महानुभाव के उपस्थिति में हो ना हो कोई बड़ा जो है घोषणा, कोई बड़ी जो है वो गारंटी, कोई बड़ी जो है आश्वासन जो है वो हिमाचल सरकार को मिल जाए और कर्मचारी शायद उससे जो है वो अपना सरकार को भी लगता है कि केंद्र से ही कुछ होना है, तो हो सकता है यहाँ कोई बड़ी घोषणा इन रैलियों में हो सकती है। जी ओंकार जी, एक तो हो गई संभावना की बात, जी। और एक ये कह लीजिए कि अच्छी उम्मीद रखने वाली बात, जी, कि शायद हो जाए। अब कर्मचारियों का इस पे क्या तर्क है? सरकार का तर्क पहले जान लेते हैं। सरकार का आपने बता ही दिया कि सरकार का ये कहना है कि देखिए जी बहुत सारा फंड जमा है और जो केंद्रीय एजेंसी है जिसके पास ये रकम जमा है वो एमओयू कुछ इस तरह से साइन हुआ है कि वो पैसे वापस नहीं आ पाएंगे, पूरे बहुत कम पैसे वापस आ पाएंगे। तो इतने सारे कर्मचारियों ने 15-16 साल तक जो कंट्रीब्यूट किया है, उनका क्या होगा? जी जी जी। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये सरकार की केंद्र की मदद के बिना नहीं संभव है। अब कर्मचारियों का, हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों का कहना ये है कि देखिए जी पेंशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की वो स्टेट सब्जेक्ट है, और अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो देखिए, अच्छा दूसरा उन्होंने एक और उदाहरण देते हैं कर्मचारी की। देखिए उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने
कई 9,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के पैसे जो थे वो उन्होंने कोई रूलिंग आई उनकी कि ये एनपीएस के बजाय ओपीएस में होने चाहिए, तो उनके पैसे उस एजेंसी ने वापस किए हैं। तो फिर वो ये तर्क देते हैं कि जी देखिए, अगर उन्होंने पैसे वापस किए तो फिर एमओयू में ऐसा कैसे हो सकता है कि पैसे बिल्कुल ही नहीं मिल सकते। तो बड़ी बात यह है ओंकार जी, इस समय पे एक तरफ पे सरकार ने ये कह दिया है कि हम केंद्र की मदद के बिना नहीं कर पाएंगे, कर्मचारियों का रुख ही है एनपीएस का कि हम फुल फ्लैश्ड ओपीएस के सेवा मानेंगे नहीं। जी बिल्कुल। एक आप ये समझिए कि एक डेडलॉक जैसा नजर आ रहा है आज की तिथि में, लेकिन फिर वही उम्मीद जिसे कहते हैं, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, यही कहा जाता है ओंकार जी बिल्कुल। और आपने कहा 3 बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो शायद घोषणा हो जाए, लेकिन वही बात है ओंकार जी, इसमें शायद जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि ये आगे इसमें कुछ और बेहतर कैसे हो पाएगा, डेडलॉक कैसे टूटेगा ये कर्मचारियों का और सरकार के बीच जो स्थिति बनी हुई है। ये ओपीएस की और एनपीएस कर्मचारियों की व्यथा या उनके संघर्ष की हमने जिक्र किया, सरकार के रुख का जिक्र किया ओंकार जी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कर्मचारियों की बहुत सी मांगे हैं, देखिए और भी बहुत सारे वर्ग हैं कर्मचारियों के, कई तरह की मांगे हैं उनकी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी मांग रहे हैं कर्मचारी, कहीं पे आप पॉलिसी मांग रहे हैं, ये पॉलिसी दीजिए वो पॉलिसी दीजिए, कहीं पे लेफ्ट आउट कर्मचारी, बहुत तरह की चीज़ें हैं। उम्मीद तो यही है कि धीरे धीरे जल्दी हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि सरकार भी ये मानती है, समझती है कि कर्मचारियों का महत्व क्या है। वर्तमान सरकार मिशन रिपीट के लिए जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ी उम्मीद इस तरह से बनती है। लेकिन ओंकार जी, एक और वर्ग है हिमाचल में, बेरोजगारों का वर्ग, जो सरकारी नौकरी चाहता है जी। अब कल की मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, कल के जो घटनाक्रम हुए हैं, कल 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं, उसमें से एक मंत्रिमंडल की बैठक थी, एक आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। उसके बाद उम्मीद बंधी है कि बड़ी मात्रा में नौकरियां मिलने जा रही हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा विभाग में। ओंकार जी, क्या राय है आपकी, कैसे होगा ऐसा? बिल्कुल, देखिए, चुनाव की घोषणा से पूर्व अगर सरकार बेरोजगारों, जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, अगर उनके लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता खोल देती है, तो अनिल जी, चुनाव के दौरान जो है वो वर्तमान सरकार को एक आसानी सी हो जाती है, यंगस्टर्स में उल्लास का माहौल बनता है। ठीक है, और हालांकि नौकरियां जो है, इसकी घोषणा जो है, अभी आप देखेंगे कि चुनाव के लिए बहुत समय बचा नहीं है। सही है। फिर भी अगर सरकार समय रहते अगर घोषणा करती है, तो घोषणा के लिए अनिल जी आपको मालूम है कि हफ्ता नहीं, इसके लिए महीनों जो है इम्प्लीमेंटेशन। जी, देखिए, समय तो अब ओंकार जी ऐसा नहीं बचा है कि नौकरियां निकलने के बाद भर्तियां भी हो जाए, पर फिर भी सरकार अगर आश्वस्त करे और इस तरह की कोई घोषणा कर दे, तो उसमें बहुत चांसेस जो हैं वो रहते हैं। जी, देखिए, कल जो ओंकार जी 2 घटनाक्रम हुए, वो एक था, सरकार ने बहुत से स्कूलों को, 130 स्कूलों को प्रमोट किया है ना जी, उनका दर्जा बढ़ाया है। तो दर्जा बढ़ा है तो वहाँ पे जाहिर है शिक्षकों के पद, नॉन टीचिंग स्टाफ, लाइब्रेरियन, सारे पद निकलेंगे वहाँ पे, है ना, या जितने भी तरह के क्लर्क्स के। बिल्कुल, 800 से। हाँ, जी। तो फिर देखिए, एक तो वो हो गया, और दूसरा हो गया कि कल ही वो लिस्ट निकली जिसके लिए अध्यापक, टीजीटी जो थे, हिमाचल के सरकारी जो प्रशिक्षित अध्यापक थे, उन्होंने, उनकी एक लिस्ट जो है, उनको प्रमोशन मिली है, वो स्कूल लेक्चरर्स न्यू जैसा उनको कहा जाता है, वो बन गए हैं। तो 850 से अधिक सीटें वो भरी जाएंगी, प्लस ये जो नए स्कूल हैं, ये तो कुल मिला के ओंकार जी ऐसा लगता है कि कोई 1000 के आसपास ये सारी सीटें बन सकती हैं। कुछ पिछला बैकलॉग भी है जो भरने को भी पड़ा हुआ है। तो ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं कि युवाओं को खुश करने के लिए, और खुश क्या करने के लिए, उनकी मन की मुराद करने के लिए, क्योंकि उनकी बड़े दिनों से बोल रहे हैं और पद तो भरने ही पड़े, कभी देर से देर तो भरने पड़ेंगे। तो क्या ये सही होगा सरकार के लिए कि जाने से पहले वो युवाओं का ये बता दें कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है? हजारों बेरोजगार जो है वो कई सालों से, 5-6 साल से या 10 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी का। और ये जो 860 से ज्यादा जो कल प्रमोशन हुई हैं, तो इन्हीं पे नए लोग रखे जाएंगे। आपने जिक्र किया लाइब्रेरियन रखे जाएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी रखा जाएगा। देखिए, ये तो टीचर्स है, ये तो सीधे टीचर्स है, ऐसा कुछ है। और जो स्कूल प्रमोट हुआ है वहाँ पे टीचर्स भी हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ भी चाहिए ओंकार जी। तो अगर ये कदम उठाया जाए तो एक बहुत बड़ा कदम। जी, बिल्कुल सही है। और ओंकार जी, देखिए, ये तो हमने शिक्षा के क्षेत्र की बात की, ये जो जितने भी ट्रेंड, आप ये समझिए, चाहे बीएड टीचर्स हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, टेट भी क्वालिफाई कर रखा है, या फिर अब जेबीटी में भी बढ़ेंगे, हालांकि उनका कुछ मसला अभी निपटा नहीं है प्रॉपर, लेकिन वहाँ भी देखिए प्राइमरी से भी स्कूल प्रमोट हुए हैं, या प्राइमरी में भी कुछ सीटें बढ़ेंगी, वहाँ से भी टीचर आगे जाते हैं। आपको पता है बैच वाइज जब भर्ती होती है तो प्राइमरी से वो टीजीटी बनते हैं, तो कुछ वहाँ भी वैकेंसी बनेंगी।
तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में और नॉन टीचिंग स्टाफ के को लेके भर्तियां होना एक लगता है संभव है। और जिस तरह से कांग्रेस है, देखिए नौजवानों के लिए पैकेज रोल आउट कर रही है, अपनी गारंटीज दे रही है, उसे देखते हुए सरकार भी उस चीज़ को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए कुछ करके दिखाएगी। वहाँ वादा है जी, ये कहेंगे और हमारे पास ये नौकरियां हैं, आप तैयार कीजिए, ऐसा हो सकता है, एक्सपर्ट मान रहे हैं। और कार जी, इसके अलावा भी शिक्षा का क्षेत्र नहीं, और भी तो कई विभाग हैं जहाँ पे नौकरियां निकलने की उम्मीद की जा रही है और वो निकल सकती हैं। क्या कहेंगे आप? क्या बिल्कुल अनिल जी, आप देखेंगे कि हेल्थ के बहुत सारे ब्रांचेस में, जैसे आयुर्वेद डॉक्टर्स की तो एक्स सर्विसमैन के लिए निकाली थी। हाँ जी, बिल्कुल हेल्थ हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। जी, वो देखिए पीडब्ल्यूडी में आप देखिए ओंकार जी, कितना बड़ा मसला है वहाँ पे, जो सिविल इंजीनियर्स हैं खास करके, बिजली बोर्ड में तो निकल रही है। हाँ, बड़े दिनों से इंतजार में है, वहाँ 200-300 पोस्ट खाली पड़ी है। चाहे पीडब्ल्यूडी की बात है, चाहे आईपीएच की बात है, तो सिविल इंजीनियर्स बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, शायद अब इनके मन की मुराद हो जाए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमने कह दिया, वैसे ही आप मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी बात है ना जी, और भी बहुत सारे वर्ग हैं, जल शक्ति विभाग जी, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे ये है, एनटीटी के लिए भर्ती होनी है, प्री प्राइमरी टीचर्स की, वो सारे ऐसा लगता है कि अब किसी दिन जल्दी से जल्दी वो सामने आएगा। उम्मीद रखिए, तैयारी ना छोड़े, हमारा ये आपको सजेशन होगा। बाकी आप समझदार हैं।